Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions of July 2018 education subject part 11. So in the previous lessons we have previous sessions we have completed part 10, almost 50 questions. So today I'm going to start from question number 51. So there is set 1 and set 2, and the set 1 represents approaches to sampling in qualitative research and the set 2 represents characteristics of the research. So extreme case sampling, purposive sampling and snowball sampling. So as we all know कि जो हमारी purposive sampling है, that means कि जिस sample को आप purposefully collect करते हैं अपने जजमेंट के बेसिस पे, अपने पर्पस के हिसाब से आप जब सैम्पलिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कौन सा इसमें सही बैठता है हमारा सीक्स सिमिलर टू ईच अदर, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने अप्रोप्रिएटनेस के अकॉर्डिंग जो चीज आप सैंपल करते हैं, दैट मींस पर्पसिव सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, इट्स वेरी सिंपल कि आपने एक इन्फॉर्मेशन एक को दी, उससे जाकर वो इन्फॉर्मेशन दो को दी, इस तरह से आप एडिशनल पार्टिसिपेंट बनाते चले जाते हैं, तो ये हमारा स्नोबॉल हो जाता है। तो सीक्स हेल्प फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स टू आइडेंटिफाई एडिशनल पार्टिसिपेंट्स। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग हमारा फोर्थ के साथ मैच करके, तो हम देख सकते हैं कौन से हमारे मैच हो रहे हैं। आई थिंक ये हमारा मैच हो रहा है। एंड द एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग, द सैम्पलिंग केसेस दैट आर अनयूजुअल, जो बहुत एक्सट्रीम केस में आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है, इट्स नॉट यूजुअल, दिस इज अनयूजुअल। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। सो व्हेन यू रीड अ रिसर्च आर्टिकल, जब आप एक रिसर्च आर्टिकल को पढ़ रहे हैं पब्लिश्ड इन अ जर्नल, जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है जर्नल में, जो कि अभी तक पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, what aspect of the report should you be most concerned about? कौन सा एक्सपेक्ट आप देखेंगे रिपोर्ट का जो आपके लिए सबसे ज्यादा कंसर्न होगी जब आप कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं? तो आप क्या देखेंगे कि ऑथर्स की सिंसियरिटी, उसकी क्या स्किल्स है राइटिंग में, या फिर रिगर रिफ्लेक्टेड इन रिपोर्टिंग द रिसर्च। रिगर का मतलब कि जो चीजें बहुत थोरो, बहुत केयरफुली बनाया गया हो रिसर्च को, या फिर लेंथ देखेंगे आप रिपोर्ट की, या फिर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे रिसर्च क्वेश्चंस की। देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई भी आर्टिकल पीयर रिव्यू होता है, दैट मींस कि किसी भी स्कॉलर का लिखा हुआ होता है तो वो वैलिड होता है, ठीक है, और रीजनेबल होता है कि आप उसको रीजंस दे सकते हैं, क्योंकि जो मीनिंग होता है ना रिगर का, उसका मतलब ये होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली थॉरो एंड द केयरफुल, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, चीजें बहुत केयरफुली लिखी हुई होती है। तो राइटिंग अ रिपोर्ट इज द लास्ट एंड फॉर मैनी द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, क्योंकि रिसर्च प्रोसेस में जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो ना, सबसे लास्ट आपका होता है ये रिपोर्ट। आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है? दैट द रिपोर्ट इन्फॉर्म्स द वर्ल्ड what you have done and what you have discovered and what conclusions you have drawn from your findings. That means कि जो चीजें भी आपने रिसर्च में की हैं, कैसे की हैं, क्या क्या चीजें आपने डिस्कवर की हैं, और क्या कंक्लूजन्स निकालेंगे और क्या फाइंडिंग्स आपकी निकली हैं। तो जो रिपोर्ट होती है वो बिल्कुल एकेडमिक स्टाइल में लिखी जाती है। द लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल एंड नॉट जर्नलिस्टिक लैंग्वेज नहीं होती, उसमें बहुत फॉर्मल लैंग्वेज, बहुत प्रॉपरली लिखी जाती है, बहुत थोरोली, बहुत केयरफुली उसको लिखा जाता है जब आप रिपोर्ट को लिखते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, द रिगर रिफ्लेक्टेड इन रिपोर्टिंग द रिसर्च। Which of the following decisions will tend to decrease sampling error? कौन से ऐसे डिसीजन जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि आपका सैम्पलिंग एरर कैसे डिक्रीज होता है? देखो सैम्पलिंग एरर को डिक्रीज करने के लिए हम अपना जो सैंपल होता है वो आपका, अपने सैम्पलिंग एरर कब आती है? सैम्पलिंग एरर, एक तो सैम्पलिंग एरर होती है, एक नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। सैम्पलिंग एरर जब आपके सैंपल में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स जो आपका सैंपल है वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। एंड नॉन सैम्पलिंग एरर जब आप लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जब आप डाटा सही से नहीं लिख पा रहे हैं, आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो गई, ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। दैट द सैम्पलिंग एरर एक स्टैटिस्टिकल एरर होती है जो हो, यस, सैंपल का मतलब क्या होता है? जो रिप्रेजेंट करती है आपकी पूरी पॉपुलेशन को। लेकिन सैम्पलिंग एरर मतलब जब आपका सैंपल जो है आपकी पूरी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कि आपका फिर रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। इसलिए हमारी दो तरह की एरर्स होती हैं जनरली, एक होती है हमारी सैम्पलिंग एरर, दूसरी होती है हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर तब होती है जब आपके सैंपल में प्रॉब्लम होती है, जब आपका सैंपल जो होता है वो रिप्रेजेंट नहीं करता पूरी पॉपुलेशन को। नॉन सैम्पलिंग एरर वो बहुत तरह की हो सकती है, जैसे कि ह्यूमन एरर ही कहते हैं, मतलब जब आपसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपसे वर्ड से कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने कोई डाटा गलत डाल दिया, आप किसी चीज को लेकर बायस्ड हो गए, दैट्स कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। वो कौन से तरीके जिससे आप सैंपल एरर को कम कर सकते हैं? इंक्रीज द सैंपल साइज बाय सिलेक्टिंग मोर सब्जेक्ट्स टू ऑब्जर्व। आप
कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि ऑब्जर्व किया जा सके उसको। आप अपनी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, तब आपका सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगी। वेज टू मिनिमाइज नॉन सैम्पलिंग एरर, जो आप खुद से करते हैं गलतियां, आप डाटा को सही से कलेक्ट करें, शॉर्ट डाटा कलेक्शन पीरियड रखें, अब बार बार रिमाइंडर्स रखें, रिस्पॉन्डेंट्स रखें, आप चीजों को कॉन्फिडेंशियली काम करें, तो उससे ये सब प्रॉब्लम्स आपकी कम हो जाएंगी। तो सैंपल एरर कब होती है? जब सैंपल जो होता है आपकी इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, तब आपकी सैंपल एरर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो रिसर्च आप कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने जिस रिसर्च पे आपने जो सैंपल आपने लिया है, सैंपलिंग एरर उसमें तब होगी जो सैंपल्स आपने लिए हैं वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना कर रहे हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप आपने रैंडमली लिया है, किससे? क्लास, कौन सी क्लास से? क्लास 12 से, और आपने उनको क्या दी? योगा ट्रेनिंग दी 3 हफ्ते तक। देयर वेलनेस लाइफस्टाइल वाज कंपेयर्ड विद अनदर सिमिलरली सिलेक्टेड ग्रुप। फिर आपने उनके लाइफस्टाइल को दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर किया जो ट्रेनिंग के लिए नहीं गया था। एक वो ग्रुप है जो ट्रेनिंग के लिए गया था, एक वो था जो अनट्रेन्ड था, जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो आपको बताने स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपको कौन सा लगाना है नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। इट्स वेरी सिंपल कि हमारे 2 ग्रुप्स हैं, दोनों कैसे हैं? अनरिलेटेड हैं। दैट मीन्स के अनरिलेटेड ग्रुप्स हैं, तो आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हो जाएगा। और अगर हमारे रिलेटेड ग्रुप्स होते तब हमारे क्या हो जाता? डिपेंडेंट टी टेस्ट हो जाता। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें यहाँ ये चीज गलत लिखी गई, अनरिलेटेड है ये, सॉरी ये रिलेटेड है, ये अनरिलेटेड नहीं है ये, क्योंकि डिपेंडेंट टी टेस्ट में आपके रिलेटेड ग्रुप स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में आपके 2 अनरिलेटेड ग्रुप्स होते हैं। विल्कॉक्सन टेस्ट आपका नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जो कंपेयर करता है मीडियन को ऑफ 2 और मोर सेट्स ऑफ पेयर्स टू डिटरमाइन वेदर द ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मैनर, कि ग्रुप्स कैसे एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। यहाँ जो क्या होता है, साइंटिस्ट कब करते हैं आप लोग? ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, जब आपको ऑब्जर्वेशन देखनी होती है, जैसे हाइट देखनी है किसी की, पहले आपने क्या ट्रीटमेंट दिया तब उसकी हाइट कितनी थी, आफ्टर ट्रीटमेंट उसकी हाइट कितनी है, इस तरह की चीजें हम जब देखनी होती है तब हम साइन टेस्ट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज वी हैव चूजन 2 अनरिलेटेड ग्रुप्स, दैट व्हाई द आंसर इज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सीरीज में कराए हैं, मैंने कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ा नहीं है। रिसर्च के क्वेश्चन थे, टीचिंग के क्वेश्चन थे, इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन थे, सब मैंने आपको कंटिन्यूसली कराए हैं। सो अब हम जानते हैं इसमें हमारा बहुत मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और पॉपुलेशन गिवन, एन गिवन है। आपको बताना है जो पॉसिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन 0.01 लेवल कॉन्फिडेंस। हमें पता है हमारे में कॉन्फिडेंस लेवल 2 होते हैं, 0.01, 0.05। 0.01 पे हमारी वैल्यू कितनी होती है? 2.57। 0.05 पे हमारी वैल्यू होती है 1.96, राइट? अब हमें बताना है, अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा? आपको अपर लेवल पे देखना है और लोअर लेवल पे देखना है। अपर लेवल का है हमारा x प्लस जेड जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू होगी, क्योंकि 0.01 पे हमें देखना है, तो दैट मीन्स हम 2.57 ले लेंगे, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n। सो x प्लस क्रिटिकल वैल्यू क्या हो गई आपकी? 2.57 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है? 20, और n हमारा कितना है? अंडर रूट 100। तो इट्स वेरी सिंपल, 100 आपको मीन गिवन है, मीन प्लस 2.57 इंटू 20 अपॉन अंडर रूट 100 का कितना आ जाएगा? 10। तो आप अब क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा? 5.14। तो ये हो जाएगा हमारा 105.14, राइट। और फिर अब हमें अभी तो हमने अपर लेवल देखा, अब हमें लोअर लेवल देखना है। लोअर लेवल में क्या होगा? यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। वेरी सिंपल, 100 माइनस, जैसे हमारा यहाँ था सेम करेंगे उसी तरीके से, बस माइनस का साइन हो जाएगा। 5.14 जो आपका आया था उसे आप माइनस करेंगे तो 94.86 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो पॉसिबिलिटी आएगी पॉपुलेशन की 0.01 लेवल पे वो आएगी 94.82, 105.2। तो इसलिए 4th हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो ये था मेरा आज का लेसन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेट एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।